तो इस पार्ट की शुरुआत बेसिकली वहीं से होती है जहाँ इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ वो स्टूडेंट्स जो लीडर रैंकिंग बोर्ड को देख रहे होते हैं वो कहते हैं आखिर ये गॉड ऑफ स्लॉटरर है कौन, ये अपने फर्स्ट चैलेंज में 20 फ्लोर को चैलेंज कर रहा है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। हमें से ज्यादातर चैलेंजर्स 10 फ्लोर के बाद ही हार मान लिए, क्योंकि 10 फ्लोर के बाद जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे कोई ऑर्डिनरी चैलेंजर तो क्लियर नहीं कर सकता। वहीं ली चेंगुआंग लीडर रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए कहता है ये स्वॉर्ड मास्टर सुमिंग एक्चुअली 20 फ्लोर को चैलेंज कर रहा है। तभी कोई उससे कहता है ब्रदर चेंगुआंग ऐसा लगता है तुम इस गॉड ऑफ स्लॉटर से हार गए, बचपन से आज तक मैंने पहली बार तुम्हें किसी से हारता हुआ देखा है। वहीं इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो उस गार्डियन नाइट से फाइट कर रहा होता है, जहां उसकी एचपी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है। वहीं उस गार्डियन नाइट का एचपी अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ होता है, जो देख के सुमिंग कहता है ऐसा लगता है अब मेरे पास हार मानने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ये गॉड ऑफ स्लॉटर स्ट्राइक भी तुम्हें ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। साथ ही वो 20 फ्लोर से गिव अप करते हुए कहता है ऐसा लगता है अभी के लिए मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तभी वो गार्डियन नाइट उससे कहता है तुम हारे नहीं हो, बस ऐसा है कि तुम्हारा करंट लेवल और एट्रीब्यूट इस स्किल के ट्रू पावर को अनलिश नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि तुम मुझे फ्यूचर में दोबारा चैलेंज करोगे। वहीं ये देख के सुमिंग सोचता है आखिर ये बात कैसे कर पा रहा है, जिसके साथ ही वो 20 फ्लोर से बाहर आ जाता है और उस जगह को देखते हुए कहता है ये फेमिलियर सीन, ऐसा लगता है कि ये इस 100 लेयर टावर का रेस्टिंग एरिया है, जहाँ चैलेंजर्स इस टावर को चैलेंज करने के बाद यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। वहीं वो स्टूडेंट्स उस रैंकिंग बोर्ड को देखते हुए कहते हैं जो रैंक है वो दोबारा अपडेट हो गया है, ऐसा लगता है वो गॉड ऑफ स्लॉटर भी 20 फ्लोर को चैलेंज करने में फेल हो गया। इवन उसके लिए भी 19th फ्लोर ही उसका लिमिट है, लेकिन ये ऑलरेडी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो ब्लड मैनिक ली चेंगुआंग जिसे हम हेवनली जीनियस समझते थे वो भी केवल 16 फ्लोर तक ही जा पाया। आखिर ये गॉड ऑफ स्लॉटर है कौन, वो भी जरूर यहीं पे टेलीपोर्ट हुआ होगा। साथ ही वो वहाँ पे टेलीपोर्ट हुए चैलेंजर से पूछने लगते हैं कि क्या तुम ही गॉड ऑफ स्लॉटर हो। इधर सुमिंग सोचता है ऐसा लगता है उस फर्स्ट फ्लोर का जो रिवॉर्ड था वो उतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। मेरा टैलेंट टोटल कंसीलमेंट डंजन्स में ही मेरे इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन वो इस हेवनली टावर में उतने अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के रिवॉर्ड की वजह से कोई भी मेरे रियल आइडेंटिटी को नहीं जानता। जिस या और बाकी सब अभी भी 14th फ्लोर को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका टीम वर्क कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर ये ऐसे ही सेफली फ्लोर्स को चैलेंज करते रहे तो ये और हायर जा सकते हैं। खैर अब जब सिचुएशन क्लियर हो गई है तो मैं सबसे पहले अपने नेक्स्ट फेज को चैलेंज करूंगा। मैं अब लेवल 20 पे हूँ और मेरा सेकंड प्रोफेशन चेंज का क्वेस्ट जो मेरे एबिलिटी और एट्रीब्यूट को और स्ट्रॉन्गर कर सकता है वो आ चुका है। तो सेफ्टी के लिए मैं एक सब्जुकेशन क्वेस्ट को चूज करूंगा जो इस जगह के पास हो जहाँ मुझे मेरे सेकंड प्रोफेशन चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। साथ ही वो उस सब्जुकेशन क्वेस्ट के रैंक को देखने लगता है, जिनमें से जो सबसे हायर होता है वो डी रैंक होता है, जो देख के सुमिंग कहता है इस करंट लेवल पे यहाँ जो सबसे हाईएस्ट रैंक क्वेस्ट है वो डी रैंक है। साथ ही वो लोकेशन को चेक करते हुए कहता है तो मैं केवल इसे ही चूज कर सकता हूँ। वही हम देखते हैं वो अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट के लिए एरिया डी20 को चूज किया होता है, जिसका क्वेस्ट डिटेल नानलिन डिस्ट्रिक्ट वाइल्डनेस फॉरेस्ट में होता है, जहाँ उसे एक पाइथन किंग को हंट करना होता है, जिसका रिवॉर्ड 10,000 एडवेंट कॉइन और एक रैंडम प्लेटिनम ग्रेड स्किल स्क्रॉल होता है, जिसके साथ ही वो अपने हेवनली टावर टोकन का यूज करके इल्यूजन रिलम एरिया में इंटर कर जाता है। वहीं वो हमें इस इल्यूजन एरिया के बारे में बताता है। ये एरिया जिसे हम इल्यूजन रिलम कहते हैं ये हेवनली टावर असेंबली से कनेक्टेड है, लेकिन इसका अपीयरेंस रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अवेकनिंग से पहले रियल वर्ल्ड एक नॉर्मल सी जगह थी जहाँ ह्यूमंस आसानी से रहते थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद कई सारे वेरियस मॉन्स्टर्स और डिमंस एक के बाद एक रियल वर्ल्ड में डिसेंड होने लगे, जिसके बाद की ह्यूमैनिटी धीरे धीरे अवेकन वर्ल्ड से मर्ज हो गई। जिसके बाद जो प्रेडिसर्स थे उन्होंने अपने सेक्रीफाइस और एफर्ट्स का यूज करके इस डिस्ट्रॉयड रियल वर्ल्ड में दोबारा ऑर्डर्स को एस्टेब्लिश किए। उन्होंने एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला और डिमंस और डेंजरस बीस्ट्स को इंसानों से अलग रखने के लिए एक नई जगह बनाई जिसे हम इल्यूजन रिलम एरिया कहते हैं। ये इल्यूजन रिलम रियल वर्ल्ड से आइसोलेटेड है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ डिमंस और फिरोसियस बीस्ट है, और इसी वजह से रियल वर्ल्ड में अभी तक शांति बनी हुई है और ह्यूमंस हंसी खुशी रहते हैं। और ये 100 लेयर टावर असल में एक मेन गेटवे के जैसा है, जहाँ न्यू चैलेंजर्स इस टावर के ट्रायल को कंप्लीट करके इल्यूजन वर्ल्ड में इंटर कर सकते हैं, जहाँ उन मॉन्स्टर से फाइट करके वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 100 लेयर टावर के पीक पे उस अवेकनिंग ने की पूरी सच्चाई है, लेकिन अफसोस कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस लाइफ में मैं एक नई शुरुआत के साथ उन गोल्स को कंप्लीट करूंगा जिन्हें मैं अचीव करने में नाकाम था। तभी उसका सिस्टम उसे कहता है क्या तुम इस इल्यूजन एरिया में अपने डेस्टिनेशन एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हो, जिसपे सुमिंग कहता है नहीं, अभी के लिए मैं वापस रियल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। साथ ही वो सोचता है 20 फ्लोर को चैलेंज करने का जो रिवॉर्ड था वो 10,000 एडवेंट कॉइन था, जो मेरे पर ऑर्डर के लिए इनफ है, जिसे मैंने 2 दिन पहले किया था। इस शॉर्ट गॉड की लाइफ में ये मेरा पहला एडवांस वेपन ऑर्डर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो वेपन ट्रेडिंग सेंटर के सामने आ गया होता है, जिसे देख के वो अपने पुराने इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है पिछली बार मैंने यहाँ से उन स्टोन्स को ओपन करके सिल्वर ग्रेड वेपन ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड को ऑब्टेन किया था, लेकिन ये स्वॉर्ड अब मेरी और हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन इस वेपन का जो इफेक्ट है वो मेरे फाइट में मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करता था, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। साथ ही हम देखते हैं वो एक ब्लैक स्मिथ के पास आ गया होता है, जहाँ वो ब्लैक स्मिथ उससे कहती है तुम लेट हो, लेकिन क्या तुमने उन बैलेंस को गैदर किया है, जिसपे सुमिंग उसे वो 10,000 एडवेंट कॉइन ट्रांसफर कर देता है। साथ ही उसका सिस्टम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक वेपन रिप्लिका अपग्रेड डिवाइस को ऑब्टेन किया है। वहीं सुमिंग उस वेपन रिप्लिका अपग्रेड डिवाइस को देखते हुए कहता है
मेरा टैलेंट सब लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज मैं एक आइटम पे एक बार ही कर सकता हूँ, जिसका अपग्रेड रिजल्ट रैंडम होता है। तो अगर मैं इस ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड को अपग्रेड करने के बाद भी इसके सेम इफेक्ट को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं केवल इस डिवाइस का ही यूज करके ये कर सकता हूँ, जिसके साथ ही वो अपने वेपन अपग्रेडिंग डिवाइस का यूज करके उस ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड को अपग्रेड कर देता है, जिस वजह से वो ब्लड थ्रिस्टी स्वॉर्ड अपग्रेड हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट सेम ही रहता है। वहीं स्विमिंग सोचता है इस जैसे डिवाइस को केवल ये 8 स्टार फोर्स प्रोफेसर नाहुरा ही क्रिएट कर सकती है। वहीं वो ब्लैक स्मिथ स्विमिंग से कहती है, बाय द वे मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं इस अंडरग्राउंड में साइलेंटली छुप के फोर्जिंग पे रिसर्च कर रही हूँ, तो आखिर तुमने मेरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को कैसे ढूंढा और ये बात तुम्हें कैसे पता थी कि मैं इस वेपन रेप्लिका अपग्रेड डिवाइस को बना सकती हूँ, जिसे बनाने में जो मटेरियल लगेगा उसकी कीमत 10,000 एडवेंट कॉइन है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम जैसा एक स्टूडेंट जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो हाल ही अपने क्लास को अवेक किया है, वो इतने बड़े अमाउंट को स्पेंड कर सकता है। क्या तुम्हें ये डर नहीं था कि अगर मैं इसमें फेल हो गई तो तुम्हारे उन पैसों का क्या होगा? जिसपे स्विमिंग उससे कहता है, आखिर कौन कह रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं? जो सुन के वो ब्लैक स्मिथ कहती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या मेरी मेमोरी इतनी ज्यादा बेकार है कि मुझे ये भी नहीं पता कि हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? जिसपे स्विमिंग उससे कहता है, मैं मजाक कर रहा था। साथ ही वो सोचता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में हम रियली एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मेरे प्रीवियस लाइफ में नाहुरा एक फॉर्मेडेबल वेपन फोर्जर मास्टर थी। खैर इसका जो टैलेंट है वो केवल 8 स्टार है, लेकिन अपने ग्रेट फैशन और हार्डवर्क की वजह से इसका वेपन फोर्जिंग मास्टरी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मैंने पास्ट में इसके साथ कई बार कोलैबोरेट किया था और ये मेरे मल्टीपल ऑक्सेशन यूनिक वेपन्स को फोर्ज करने में मेरी मदद की थी। ऑफ कोर्स उस समय मैं जो फाइनेंशियल कॉस्ट पे करता था वो काफी ज्यादा एनॉर्मियस था, तो उसके कंपैरिजन में ये 10,000 और 20,000 एडवेंट कॉइन एक बाल्टी में बूंद के बराबर है। तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए एडवांस में ही प्रिपेयर करना होगा। इस समय इसकी काफी बुरी सिचुएशन चल रही है, तो मैं इसके समय का भरपूर फायदा उठा सकता हूँ। साथ ही वो उससे कहता है, न केवल मुझे तुम्हारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि तुम करंटली जिस वेपन को डेवलप करने में रिसर्च कर रही हो उसके मटेरियल के फंड के लिए तुम काफी ज्यादा चिंतित हो। तो अभी के लिए मैं तुम्हें 10,000 एडवेंट कॉइन स्पॉन्सर कर सकता हूँ, और जब मैं अपने क्वेस्ट चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करके उसके रिवॉर्ड को रिसीव कर लूंगा तो मैं तुम्हें और ज्यादा स्पॉन्सर कर सकता हूँ। तो आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जो सुन के वो ब्लैक स्मिथ खुश होते हुए कहती है, क्या तुम जो कह रहे हो वो सही है? क्या तुम सही में मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हो? जिसपे स्विमिंग कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक कंडीशन है। फ्यूचर में मुझे जब भी तुमसे किसी वेपन को फोर्ज कराना होगा तो तुम उसमें मुझे 70% का डिस्काउंट दोगी। तो बोलो क्या तुम इस डील के लिए रेडी हो? जो सुन के वो ब्लैक स्मिथ काफी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, ऑफ कोर्स मैं इसके लिए रेडी हूँ, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ ही हम इल्यूजन रिलम के वाइल्डनेस एरिया सचुआन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ स्विमिंग आ गया होता है, जहाँ वो कहता है जैसा कि इस इल्यूजन रिलम एरिया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यहाँ के जो पेड़ है वो नोविस डंजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े हैं। साथ ही यहाँ के एनवायरनमेंट में वनस्पतियों के सुगंध के अलावा खून की सुगंध भी मिक्स है। वहीं वो अपने सब्जुकेशन इन्फॉर्मेशन के लोकेशन को देखता है, जो सचुआन वाइल्डनेस के डीप फॉरेस्ट एरिया D70 में होता है, जहाँ उसे स्केल स्नेक किंग जो अपने थर्ड स्केल चेंज को कर लिया होता है, जो स्काई टावर असेंबली के कई मेंबर्स को ऑलरेडी डिवोवर कर लिया होता है, जिसका करंट लेवल 25 के अराउंड होता है, उसे सब्जुकेट करना होता है। जो देख के स्विमिंग कहता है, तो मेरा जो लोकेशन है वो साउथ के तरफ है, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ की वजह से मैं सिचुएशन को सही से देख भी नहीं सकता और उनके ऊपर उस नोविस डंजन के जैसा क्लाइम करके आगे भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास एक मेथड है जिसे मैं ट्राई कर सकता हूँ। खैर मैं एक ट्रू शॉट कंट्रोलर प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास शॉट कंट्रोल स्किल है। तो अगर मैं उन जेन्युइन शॉट कंट्रोलर्स के जैसे अपने शॉट में फ्लाई कर सकता हूँ तो ये काफी ज्यादा कूल दिखेगा। जिसके साथ ही वो अपने शॉट पे खड़ा होकर अपने शॉट कंट्रोल को यूज करता है, लेकिन इस वजह से वो जमीन पे अपने मुंह के बल गिर जाता है और अपने शॉट को पकड़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है शॉट फ्लाइंग शॉट कंट्रोलर्स का एक यूनिक स्किल है, जिसकी हेल्प से वो शॉट के ऊपर खड़ा होकर उड़ पाते हैं। तभी उसका शॉट उसे हवा में उड़ाने लगता है, जो देख के स्विमिंग कहता है, वो तो ऐसा लगता है कि मैं अपने शॉट पे खड़ा होकर नहीं उड़ सकता, लेकिन मैं इसे पकड़ के और अपने शॉट कंट्रोल का यूज करके उड़ सकता हूँ। सच में ऊपर से देखने में इस फॉरेस्ट का नजारा काफी ज्यादा औसम है। जिसके साथ ही हम सचुआन वाइल्ड्स फॉरेस्ट में एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ अवेकनर्स वहाँ आते हुए कहते हैं, ये डेफिनेटली D70 सब्जुकेशन क्वेस्ट एरिया है। साथ ही वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है, ज्यादातर सब्जुकेशन क्वेस्ट को टीम के साथ कंप्लीट किया गया है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है जो बिना किसी टीम को ज्वाइन किए इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, और ऊपर से इसके नाम को क्वेस्ट एक्सेप्टिंग बोर्ड में ढूंढना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसने अकेले इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। सुमिंग, जिसमें उनकी एक टीम मेंबर कहती है उसने एक्चुअली एक सब्जुकेशन मिशन को अकेले एक्सेप्ट किया है, ऐसा लगता है उसके पास काफी ज्यादा हिम्मत है। जिसमें उस टीम का एक और मेंबर कहता है वो केवल एक नूब है जो अपने लिमिट को नहीं जानता, मुझे लगता है कि हमें उसे हंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सब्जुकेशन क्वेस्ट के दौरान ही मारा जाएगा। जिसमें उस टीम का वो तीसरा मेंबर जिसका लेवल 27 होता है वो कहता है, तो हमें इसके लिए जल्दी करना होगा, अगर वो इतनी जल्दी मर गया तो हम उसके ऊपर लगे उस बाउंटी को कलेक्ट करने का चांस खो देंगे। और यहीं पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।